हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सभी ज्ञान। आप सभी का सभी ज्ञान में स्वागत करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। आप सभी के लिए हम सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आपके डीडीजी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने फंडामेंटल ऑफ एमसीक्यू के क्वेश्चन के लगभग 50 क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको हमने प्रोवाइड कर दी है। अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है लीनियर मेजरमेंट का चैप्टर है। तो लीनियर मेजरमेंट से जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको हम लोग करने वाले हैं। बल्कि मैंने आपको जो टारगेट दिया था उसमें मैंने बताया था कि आपको लीनियर मेजरमेंट रिवाइज करना है। तो रिवाइज आपने कर लिया होगा। अगर रिवाइज किया होगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। बाकी रिवाइज नहीं किया होगा तो भाई रिवाइज करके ज़रूर आइएगा। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चैप्टर आपका 2 रहने वाला है और इसमें लीनियर मेजरमेंट पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है इनवार टेप इज मेड ऑफ एन एलॉय। सभी को पता है कि इनवार टेप किसका बना होता है। भैया इनवार टेप जो आपका बना होता है निकिल और स्टील का बना होता है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखो निकिल स्टील का बना होता है, पर इसके अंदर निकिल की जो मात्रा होती है, निकिल के अंदर इस जो निकिल की मात्रा होती है वो 36% होती है और आपका स्टील कितना होता है 64% आपका इसके अंदर होता है। ठीक है। अच्छा, इनवार टेप के बारे में से याद रखना कि ये लेस अफेक्ट होता है, लेस अफेक्ट बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर से कम इफेक्ट होता है और वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी होता है। इसका जो इनवार टेप होता है, इनवार टेप का वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब इसका थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही वेरी लो होता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के अगेंस्ट जो है काफ़ी लेस अफेक्टेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला आपका सवाल है द करेक्शन फॉर सैग इज। सैग की वजह से जो करेक्शन होता है वो किस तरह होता है। ऑलवेज एडिटिव, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, ऑलवेज जीरो, समटाइम एडिटिव एंड समटाइम सब्ट्रैक्टिव। तो क्या होगा, आपने इससे पहले अगर इस क्वेश्चन को रटा होगा तो आज से रटना भूल जाइए। समझिए सैग क्या होता है। सपोज आपके दो बिंदु हैं, एक बी पॉइंट है, एक आपका ए पॉइंट है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में आपको एक टेप दिया गया जो कि टेप आपका लगभग 30 मीटर का टेप है और ये डिस्टेंस आप नापने के लिए आए। मान लीजिए आपको पता है पहले से 30 मीटर की डिस्टेंस है, इससे आपको नापना है। ये मान लीजिए 10 मीटर की डिस्टेंस है, 10 मीटर की डिस्टेंस उसको मान लीजिए कि आपकी जो डिस्टेंस यहाँ पे है वो कितनी है, 10 मीटर की डिस्टेंस आपको पहले से पता है। अगर आप अपने टेप से लेकर आओगे, इसको मेज़र करोगे, अगर आपका टेप हल्का झोल मार गया, जिसको सैग कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं सैग, तो ये जो 10 मीटर की लंबाई है और टेप में जो 10 मीटर की लंबाई है, ये 10 मीटर की ना होकर के लगभग 12 मीटर निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो झोल आ गया, इसमें सैग आ गया, इसकी वजह से जो मेजर की गई लंबाई होगी वो 12 मीटर हो जाएगी। मतलब कि हमेशा जो एरर आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो जब भी आपकी एरर पॉजिटिव में आएगी तो करेक्शन इसका वाइस वर्सा होता है। तो जो करेक्शन आपका हो जाएगा करेक्शन आपका जो होगा यहाँ पे वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कहता है कि करेक्शन फॉर सैग, तो ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होता है करेक्शन। अगर ये एरर पूछा होता है तो एरर जो होता है सैग की वजह से वो एरर तो पॉजिटिव होता है, पर करेक्शन जो होता है वो आपका किस में होता है, वो आपका निगेटिव में होता है। तो बी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जो करेक्शन फॉर सैग आपका होता है वो कितना होता है। अगर हम बात करें CSG की जो वैल्यू होती है, एक आपको फॉर्मूला देखने को मिलता है W² L³ डिवाइड बाई 24P²। एक आपको देखने को मिलता है W² L/24P²। तो जब ये आपका W² L³ के फॉर्म में होता है तो यहाँ पे W जो होता है वो पर मीटर लेंथ में होता है और यहाँ W क्या होता है, ये आपका टोटल लोड में होता है। कितना होता है, टोटल लोड में होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको देखने को मिलते हैं, तो याद रखना CSG का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। आप सभी को पता है जो आपका ऑप्टिकल स्क्वायर होता है जो कि ऑफसेट डालने में या आपका परपेंडिकुलर डालने में यूज, ऑफसेट हो चाहे ऑब्लिक ऑफसेट हो डालने में यूज होता है।
तो ये जो होता है इसमें ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या होता है कि दो मिरर होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो इमेज आती है उसका रिफ्लेक्शन दो बार होता है, ऐसे फिर एक बार ऐसे, फिर यहाँ पे हमको दिखाई पड़ती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि डबल रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। एक ऑप्शन में होंगे ऑप्टिकल स्क्वायर, एक आपका होता है प्रिज्म स्क्वायर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ऑप्टिकल स्क्वायर भी वही काम करता है और प्रिज्म स्क्वायर भी आपका वही काम करता है। ध्यान रखना, जो प्रिज्म स्क्वायर होती है उसमें जो मिरर लगी होती हैं, जिनके अंदर मिरर होता है वो फिक्स्ड होती हैं 45 डिग्री पर, इनको हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। पर ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या होती है, एडजस्टेबल होती हैं, इनको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही अंतर होता है, बाकी सेम काम वही करती है दोनों आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो आपका ऑफसेट होता है उसकी जो लिमिटिंग लेंथ होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड आपका नहीं करती है, ठीक है। तो आपका जो तो भैया यहाँ पे जो आपका होता है, ये जो लिमिटिंग लेंथ आपकी होती है डज नॉट, आपका कह रहा है डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये आपका इंडिफरेंट फीचर आप द सर्वे पे डिपेंड नहीं करती है। बाकी ये एक्यूरेसी ऑफ द वर्क हो गया, मेथड ऑफ सेटिंग और परपेंडिकुलर स्केल ऑफ प्लॉटिंग, फिर आपका नेचर ऑफ ग्राउंड, नेचर ऑफ ग्राउंड, इन सब पे डिपेंड करती है, पर आपके इंडेफिनिट फीचर टू बी सर्वेड के लिए पे डिपेंड नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर होने वाला है। ये सब आपके सस्सी में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है इन मीट्रिक चैन नंबर ऑफ लिंक पर मीटर रन कितना होता है। आपको बताना है कि जो मीट्रिक चैन होती है उसके अंदर जो नंबर ऑफ लिंक होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो देखो भैया, देखो जो मीट्रिक चैन होती है आप देखे होगे, या तो वो आपको 30 मीटर में दिखाई पड़ती है या तो आपके 20 मीटर में दिखाई पड़ती है। तो 1 मीटर में जो आपका होता है 5 लिंक होता है। कितना होता है? 5 लिंक होता है। अगर हम बात करें 1 मीटर में कितना होता है, तो 5 लिंक होता है। और एक लिंक की जो लंबाई होती है भैया वो आपकी होती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 गुणे 5, 20 पंचे 100, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 मीटर में 5 लिंक होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे 30 मीटर में कितनी लिंक हो जाएगी, तो 30 गुणे 5 तो 150 लिंक हो जाती है। और 20 मीटर में कितनी हो जाएगी, 20 पंचे 100, तो 100 लिंक हो जाती है, ठीक है। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि इन मैट्रिक चैन नंबर ऑफ लिंक पर मीटर रन, पर मीटर में कितनी होती है, तो 5 लिंक होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम चैन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक आपकी होती है इंजीनियर चैन। इंजीनियरिंग जो चेन आपकी होती है वो आपकी होती है 100 फीट की, और इसमें 100 लिंक ही होती है। अगर एक लिंक की बात करें कितनी हो जाएगी, तो 1 फीट की आपकी एक लिंक हो जाती है, ठीक है। 100 फीट की होगी, 100 लिंक होगी, और एक लिंक आपकी जो होगी वो 1 फीट की होती है। एक आपकी होती है गंटर चेन, आप सभी जानते होंगे गंटर चेन के बारे में। गंटर चेन जो कि आपकी 66 फीट की होती है, इसमें भी आपकी 100 लिंक होती है। अगर एक लिंक की बात करें तो 0.66 फीट आती है, 0.66 फीट आती है आपकी है, या 7.92 इंच आती है, ठीक है। और 20.12 मीटर समथिंग में आती है एक लिंक की लंबाई। गंटर चेन के बारे में ऐसा कहा जाता है। एक आपकी होती है रेवेन्यू चेन जो कि आपकी 33 फीट की होती है, और नंबर ऑफ लिंक यहाँ पे कितनी होती है, 16 लिंक होती है। 2 सही 1/16 फीट एक लिंक की लंबाई होती है यहाँ पे, ठीक। इतनी बातें आपको जो है इससे याद रखनी है। ये सारी चीज़ें आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं कई बार, तो इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो एक्यूरेसी होती है मेजरमेंट की चेन सर्वे के अंदर किस पे डिपेंड नहीं करती है? आपको बताना है कि द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इन चेन सर्वे डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ ऑफसेट, स्केल ऑफ द प्लॉटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर। तो भैया इन सब पे डिपेंड करती है, पर जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन पे डिपेंड नहीं करती है। डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्रॉस स्टाफ से संबंधित है। ये सब आपके लीनियर मेजरमेंट के इक्विपमेंट हैं। क्रॉस स्टाफ इज यूज फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल, मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल बोथ ए एंड बी। तो भैया जो आपका क्रॉस
स्टाफ होता है वो आपका राइट एंगल को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए नहीं होता, सेटिंग आउट राइट एंगल के लिए आपका होता है। जो आपका क्रॉस स्टाफ होता है आपका दो प्रकार का होता है, आपने पढ़ा होगा। एक आपका होता है ओपन क्रॉस स्टाफ, जिसमें 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर दिशा में एक आपके से झिर्रियाँ कटी होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये आपका होता है। एक आपका होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, जो कि बताया जाता है कि एक्यूरेसी इसकी तो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ओपन क्रॉस स्टाफ, बट इसके द्वारा हम लोग 45 डिग्री और 125 डिग्री तक के एंगल को मेजर कर सकते हैं। इसीलिए जो है इसको इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो इससे अच्छा होता है। बाकी इसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू ओपन क्रॉस स्टाफ, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्रॉस स्टाफ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ए बिल्डिंग इज़ एन ऑब्स्टेकल टू। अब देखो एक बिल्डिंग में बाधा कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो हम में से बहुत से लोग भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह आखिर कह क्या रहा है। देखो ए बिल्डिंग जो कहता है क्वेश्चन, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग कोई बिल्डिंग है, सपोज मान लो ये आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है, आप यहाँ से सर्वे वर्क करते हुए आ रहे हो और रास्ते में आपकी ये बिल्डिंग पड़ गई, ठीक है, आपकी चेन लाइन आ रही है। अब रास्ते में आपकी बिल्डिंग पड़ गई तो क्या आप लोग इस बिल्डिंग से होते हुए चेनिंग कर पाओगे, मतलब मेजरमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अगर रास्ते में कोई बिल्डिंग पड़ जाती है तो चेनिंग में भी बाधा आ रही है। और इस बिल्डिंग पे अगर हम लोग यहाँ रनिंग रॉड गाड़ें और यहाँ रनिंग रॉड गाड़ें, क्या ये आपस में इंटरविजिबल होंगे? नहीं इंटरविजिबल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये रेंजिंग में भी बाधा पड़ रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर चेनिंग करते समय, अगर चेन सर्वे वर्क करते समय रास्ते में कोई बाधा या कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है बिल्डिंग के फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या होता है भैया, वहाँ पे आपका जो है चेनिंग और रेंजिंग दोनों में बाधा आने लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा चेनिंग क्या होता है। चेनिंग कुछ नहीं होता है, मेजरमेंट आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जैसे कि मान लो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को माप रहे हैं दो बिंदुओं के बीच में, सपोज ये पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट यहाँ पे है, इनके बीच में अगर हमको चेन से लेकर के चेन एक हमने प्रॉपर चेन ली और उसको हम लोग इनके बीच में दूरी नापना शुरू कर दी, तो ये आपकी क्या होती है, चेनिंग होती है, ठीक। अगर हम बात करें रेंजिंग की बात करें, रेंजिंग में क्या होता है कि मान लो आपका एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे खड़ा है, एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे खड़ा है और ये एक चेन लेंथ से ज़्यादा है, मतलब इनके बीच की जो दूरी है एक चेन लेंथ से ज़्यादा है। तो एक चेन लेंथ से ज़्यादा होता है तो इनके बीच में एक फिक्स पॉइंट एक और रेंजिंग रॉड को ला के आ जाता है, इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग रेंजिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग रेंजिंग के देख रहे हैं तो बिल्डिंग में अगर देख रहे हैं तो हमको जो बाधाएं आती हैं यहाँ उत्पन्न होती हैं वो आपको बोथ चेनिंग में भी आती है और आपको रेंजिंग में भी आती है। तो ए इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये एक ऑप्शन बी पढ़िए, इसमें कह रहा है चेनिंग बट नॉट रेंजिंग। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहाँ हम लोग चेनिंग तो कर सकते हैं पर रेंजिंग नहीं कर सकते, दूसरा है रेंजिंग तो कर सकते हैं पर चेनिंग नहीं कर सकते। चलो हम लोग कुछ समझ लेते हैं। सपोज आप लोग सर्वे वर्क ऐसे करते हुए आ रहे हो, रास्ते में पड़ गया आपका पॉन्ड, आपका क्या पड़ गया, पॉन्ड पड़ गया। क्या तालाब के भीतर से तुम चेनिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो तालाब अगर पड़ गया, रिवर पड़ गया, कोई झील वगैरह पड़ गई तो वहाँ पर चेनिंग नहीं हो पाएगी। पर हम यहाँ पर रेंजिंग रॉड देख करके, यहाँ रेंजिंग रॉड देख करके इनके रेंजिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर रेंजिंग हो सकती है। तो क्वेश्चन बनता है कि चेनिंग नहीं हो सकती पर रेंजिंग हो सकती है, कौन सी कंडीशन होती है? भैया लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, इसमें आपकी होती है, ठीक है। अब और एक चीज़ लेते हैं, जहाँ पे हम लोग मान लीजिए कोई आपका हिल आ गया। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे आप एक दूसरे के बीच में इंटरविजुअल नहीं बन पाएगी, तो यहाँ पे रेंजिंग नहीं हो पाएगी। पर हो सकता है किसी न किसी तरीके से हम लोग यहाँ मेजरमेंट कर पाएँ, मतलब चेनिंग अपना कर पाएँ। तो हिल वाले केस में क्या होता है, चेनिंग तो हो जाती है पर रेंजिंग नहीं हो पाती, ठीक। तो ये बात को ध्यान रखना, क्या होती है ऑब्स्टेकल, तो आपकी कुछ बाधा इस तरीके से होती है। इस क्वेश्चन पूछा गया बिल्डिंग के बारे में। तो बिल्डिंग में आपका जो है बोथ चेनिंग और रेंजिंग दोनों में बाधाएं आती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका जो है द करेक्शन फॉर स्लोप इन चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू। तो स्लोप करेक्शन क्या होता है भैया? स्लोप करेक्शन आपका जो होता है वो आपको बताना है क्या होता है। तो आपने देखा होगा इस वाले फार्मूले को कि जो स्लोप करेक्शन हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये फार्मूला यूज़ किया जाता है कि CSL बराबर -h² बाई 2l। माइनस क्यों होता है? करेक्शन जो होता है
नेगेटिव में होता है स्लोप का। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो स्लोप पे ज़्यादा दूरी को नाप लेते हैं एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो एरर आती है वो ऑलवेज पॉजिटिव आती है, जैसे कि सैग में आती है ऑलवेज पॉजिटिव, वैसे आपका स्लोप में भी ऑलवेज पॉजिटिव आती है। इसलिए जो करेक्शन होता है वो आपका माइनस के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि सी इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 12, तो एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एच स्क्वायर की होता है, ना कि एच के। तो बी सी आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। रेंजिंग इज डिफाइंड एज द, रेंजिंग जो डिफाइन की जाती है वो किस फॉर्म में डिफाइन की जाती है? मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो नहीं होता भाई, अभी हमने बताया। एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन चेन लाइन, एक चेन लाइन के बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट को स्थापित करना ही आपका रेंजिंग कहलाता है, ये हमने बताया था। तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11। ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड, ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड। देखो मेन सर्वे लाइन क्या होती है? मान लो ये आपकी जो है सर्वे का कोई फील्ड है, सर्वे का आपका कोई ये फील्ड है जहाँ पे आपकी मेन सर्वे लाइन है ए बी सी डी, और बेस में आपकी बी डी एक सबसे लंबी बेस लाइन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन, मतलब मेन सर्वे लाइन जो आपकी है उनके ऊपर दो पॉइंटों के बीच में, मेन सर्वे लाइन के बीच में, इस तरीके से। तो ये मान लो, अगर मान लो स्मॉल ए मान लो, इसको स्मॉल बी मान लो, तो ये स्मॉल ए बी जो लाइन होगी, इनको जो लाइन कहा जाएगा इनको हम लोग क्या कहेंगे? टाई लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? टाइक लाइन होती है। चेन लाइन तो कहेंगे नहीं, बेस लाइन तो आपको पता है बेस लाइन क्या होती है, चेक लाइन क्या होती है। अब चेक लाइन एक डाल देते हैं इसके बीच में ऐसे, या ऐसे यहाँ पे डाल देते हैं, तो जो कि एक्यूरेसी को चेक करती है हमारे, तो वो हमारी चेक लाइन अलग होती है। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड इज द टाई लाइन। ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चेन लाइन होता है, बेस लाइन होता है, चेक लाइन होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक नया क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑफसेट। भैया ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट क्या होता है? तो ऑफसेट क्या कुछ नहीं होता है। ऑफसेट आपका क्या होता है? लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द चेन लाइन, ये आपका होता है ऑफसेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा ऑफसेट के बारे में। सपोज आप यहाँ पे एक सर्वे लाइन आपकी ये जा रही है, ठीक। तो ये आपकी अगर सर्वे लाइन जा रही है, यहाँ पे आपका वेल है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मेन सर्वे लाइन से लेटरल मेजरमेंट डाल करके एक ऑफसेट लेते हैं कि आखिर ये कितनी दूरी पर, इसका रेडियस क्या है, इसका अगर हम डेटा निकालना है, ये बिल्डिंग है कितनी दूरी पे, तो ये आपकी क्या होती है? ऑफसेट लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द चेन लाइन होती है। तो हम लोग इसके लिए एक परपेंडिकुलर ऑफसेट भी डालते हैं, एक आपका ऑब्लिक ऑफसेट भी डालते हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका ऑफसेट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन 2 पॉइंट ऑफ सर्वेइंग आर म्यूचुअली इनविजिबल द फॉलोइंग मेथड ऑफ रेंजिंग। अच्छा बताओ, अगर दो बिंदु ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर, अगर अपनी एक सर्वे लाइन डालते हैं तो वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। सपोज आपको मतलब कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं, सपोज मान लीजिए आपकी कोई हिलॉक है, मतलब कोई हिली एरिया है, और आपने एक रेंजिंग रॉड यहाँ गाड़ा है, एक रेंजिंग रॉड यहाँ गाड़ा है, तो क्या आपस में दोनों इंटरविजिबल हैं? नहीं विजिबल हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कौन सी रेंजिंग अपनाई जाती है? इसके लिए हमारे पास जो है इन डायरेक्ट रेंजिंग होती है, उसको हम लोग यहाँ पे अपनाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली तरीके से यहाँ पे हम लोग इन दोनों के बीच में रेंजिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर जब भी कोई ऐसा केस बन जाए कि जब आपस में इंटरविजिबल ना हो, तो वहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर, इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बार रिंग इन ए सर्वेयर चेन। ये आपने चेन सर्वे में सर्वेइंग तो देखा होगा, 2 ब्रास रिंग के बीच में आपका एक ऐसे गोल छल्ला होता है, फिर यहाँ पे कुंडी फंसा करके ऐसे होता है, फिर यहाँ पे गोल छल्ला होता है, फिर यहाँ पे कुंडी फंसा के होता है, तो ऐसे होता है। तो 1 मीटर के बीच में एक ऐसे ब्रास छल्ला लगा होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पे, जिसको हम लोग फुल्ली कहते हैं। तो ये जो होता है 1 मीटर के बीच में लगा होता है, ताकि हमको डिस्टेंस वगैरह मेजर करने में कोई दिक्कत ना हो, हम आसानी से पढ़ पाएँ कि हाँ यहाँ पे अगर ब्रास का रिंग लगा है तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। और कभी कभी आप देखे होंगे कि आपने इमेज वगैरह में एक टिक्की में 1 लेग 2 लेग बना होता है, तो वो दूरी के अनुसार 1 लेग होता है, 2 टांग होता है, फिर 3 टांग होता है, फिर 4 टांग होता है, बीच में एक पितल का छल्ला लगा होता है। तो कुछ इस तरीके से इसमें सर्वेयर चेन में बनी होती है। तो ये आपकी 1 मीटर हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर।
सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क। तो एक्यूरेसी के लिए भैया कौन कहता है, चेक लाइन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द टोटल नंबर ऑफ लिंक प्रोवाइडेड इन द गंटर चेन। तो हमने बताया था भैया गंटर चेन में आपका जो है टोटल 100 लिंक होती है। कितनी होती है, 100 लिंक होती है, 66 फीट की होती है, ठीक है। एक लिंक की लंबाई 7.92 इंच होती है, लगभग 20.12 के समथिंग ये आपकी होती है। आप लोग चेक करिएगा, बताइएगा 20 समथिंग ऐसे कुछ होता है ये इंच में। इंच को जब 2.54 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 7.92 इंच इंटू 2.54 सेंटीमीटर। हाँ तो 20.11 लगभग, अगर मीटर में बात करें 20.11 समथिंग मीटर में होती है इसकी लंबाई, एक लिंक की लंबाई कंटर चेन की। अगला क्वेश्चन आपका है व्हेन कंपेयर्ड विद चेन सर्वेइंग प्लेन टेबल इज। अगर हम बात करें चेन सर्वे के रेस्पेक्ट में जो प्लेन टेबल होता है वो लेस एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि जो भैया प्लेन टेबल सर्वे होता है वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पे एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये आपका लेस एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू चेन सर्वे। बाकी चेन सर्वे में आपको पता ही है प्लेन टेबल में क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे वैल्यू हम लोग जबकि हम लोग चेन सर्वे में क्या करते हैं, वैल्यू को डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ चेन ऑन द फील्ड, मतलब फील्ड के अंदर निकाल कर। बाकी जो आपका प्लेन सर्वे होता है उसमें हम लोग ग्राफिकल, इसलिए आपका जो लेस एक्यूरेट होता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19 चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। चेन सर्वे हम लोग कब करते हैं, तो ग्राउंड इज फेयरली लेवल्ड हो, और आपका एरिया स्मॉल हो, ए प्लान आर रिक्वायर्ड ऑन द लार्ज स्केल पे, और ऑप्शन अगर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेटेड टू विद इन। तो भैया 20 मीटर चेन के लिए जो एक्यूरेसी होती है प्लस माइनस के 5 mm होती है, बाकी 30 मीटर के लिए कितना होती है, प्लस माइनस के 8 mm होती है, ठीक है। तो ये लीनियर मेजरमेंट के भैया हमारे पास 20 क्वेश्चन थे, हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, आप लोग करके जरूर बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आपको होमवर्क में करके बताना है। बाकी हम कल इसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोग लीनियर मेजरमेंट को रिवाइज कर लीजिएगा पूरे अच्छे तरीके से। लीनियर मेजरमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको साथ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।